हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी आपके हिसाब से चल रहा है, इसीलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। लास्ट सेशन में हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट? हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक सेकंड जो हमारा ये सेशन है उसका हम आगे बढ़ते हैं उसी सेशन में, ठीक है? नाउ व्हाट टू डू। पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार अपन क्विक ओवरव्यू कर लेंगे फ्रॉम बुक, ताकि हमारा जल्दी जल्दी हो जाए। फिर हम आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये दिख रहा होगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना? आपको ये डिविजिबल प्रॉफिट करके दिख रहा होगा। तो हम आज के सेशन में उसी चैप्टर का सेकंड नंबर पोर्शन पढ़ने वाले हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा जी, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमारी कहानी चल रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैंने आपको बताया था कि चार चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में: मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स, फिर शेड्यूल 3 और फिर फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन, जिसमें से हम पहला वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट? अच्छा जी, उसके बाद मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को हमें कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, पब्लिक कंपनी को कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। उस रेम्यूनरेशन में सिटिंग फीस, डायरेक्टर की सिटिंग फीस इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 197, 198 और शेड्यूल 5 गवर्न करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए। 197 कहता है कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर दे सकती है, राइट? उससे ऊपर दे सकते हो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाए तो। फिर आपने बोला कि भाई ठीक है 11% दे सकते हैं। 11 में से फिर दो हिस्से किए गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजरियल मतलब मैनेजरियल पर्सन में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना दे सकते हैं? अगर एक सिंगल है तो 5% और एक से ज़्यादा है तो कुल मिला के सबको मिला के 10%। अदर डायरेक्टर्स को जो बचे हुए होंगे उनको कितना दे सकते हैं? अगर कंपनी में कोई ना कोई होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है तो सभी ऑल डायरेक्टर्स को मिलाकर, अदर डायरेक्टर्स को मिलाकर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हैं, नहीं तो फिर उनको 3% दे सकते हैं अगर कोई मैनेजरियल पर्सन शामिल नहीं है तो। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अगर कंपनी लॉसेस में है या फिर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या फिर भी हम अपने डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? द आंसर इज यस, दैट विल बी बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। ऐसे केस में हमने देखा था कि इफेक्टिव कैपिटल अगर 5 करोड़ से कम है तो आप 60 लाख के अंदर ईयरली मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हो, ओवरऑल, पर पर्सन नहीं है वो। दूसरा, अगर 5 करोड़ टच हो जाए और 100 करोड़ से लेस हो जाए इफेक्टिव कैपिटल तो आप 84 लाख ईयरली दे सकते हो, ठीक है ना? उसके अगर किसी ने बीच में से ज्वाइन किया या कंपनी बीच में इनकॉर्पोरेट हुई है तो आप प्रपोर्शन कर दोगे उस 84 का 60 का। अगर 100 करोड़ से ऊपर हो गया और 250 करोड़ के नीचे है तो आप 120 लाख दे सकते हो, और अगर 250 करोड़ से भी ऊपर हो गया तो आप 120 लाख तो दोगे ही दोगे, प्लस 0.1% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 से ऊपर जो भी इफेक्टिव कैपिटल होगा उसका आप 0.1% दोगे। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी और क्या बोलते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें फ्री रिजर्व्स ही आएंगे सिर्फ, ठीक है ना? उसके बाद हमने और क्या देखा था? रिजर्व्स एंड सरप्लस, सॉरी फ्री रिजर्व नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने देखा था कि सारे प्रकार के आएंगे, सिर्फ उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। मैंने आपको लिखवाया था, ये रहा, हाँ, ऑल रिजर्व्स जिसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी हमने देखा था आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये सब आएंगे। माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स बाय नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करेंगे। फिर माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिर माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट में आपको इनडायरेक्ट इनकम, सब्सिडीज, ग्रांट वगैरह, इनडायरेक्ट इनकम आपको ऐड करनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको लेस करने हैं। डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट माइनस करना है, और कोई डेप्रिसिएशन होगा तो वो नहीं करना है। उसके बाद आपको टैक्स माइनस नहीं करना है। कोई अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आपने दी है तो माइनस नहीं करना है। डायरेक्टर सेटिंग फीस अगर आपने दी है तो माइनस करना है, क्योंकि डायरेक्टर सेटिंग फीस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता। ये सारी बातें आपको मैंने बोला था कि ये सब चीजें अपने नोट्स में लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको बोला था कि आपको सेल्फ रीड करके आना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको
ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ठीक है, शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, हमने देखा था, उनको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। टू इट्स डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 11% का है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? 5% अगर कंपनी में एनी वन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर वगैरह, ठीक है। अगर मोर देन है वन है तो फिर 10% देना पड़ेगा। डायरेक्टर्स हु आर नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर नॉर मैनेजर, उनको कितना देना पड़ेगा? 1% या 3%, डिपेंड करता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है कि नहीं। 198 क्या ले डाउन करता है? हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। शेड्यूल 5 का जो पार्ट नंबर 2 है, शेड्यूल 5 में कई सारे पार्ट्स हैं, उसका जो सिर्फ पार्ट नंबर 2 है वो रेलेवेंट है हमारे लिए मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए। उसका बोलता है भाई इफेक्टिव कैपिटल की जो लिमिट्स हैं वो ये हैं 60 लाख, 84 लाख, 120, 120 और 0.01, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सर 0.1 बोला था कि 0.01? 0.1 अगर मैंने बोला है तो शायद गलत हो सकता है, मुझसे गड़बड़ हो गया हो, 0.01 होगा। हो सकता है अगर मैंने 0.1 बोल दिया हो तो आपको 0.01 लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। यस, 0.01 होना चाहिए, 0.01। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान रखिएगा इसको, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 0.1 बोल दिया जबकि 0.01 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आएगा, शेयर सस्पेंस अकाउंट अगर होगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। शेयर प्रीमियम अकाउंट आएगा, रिजर्व सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवॉल्यूशन रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स वगैरह आएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह माइनस करेंगे वो आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे वो आएगा। हमने ये एग्जांपल्स वगैरह देखे थे, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6। अब अपन बात करते हैं, इस आगे अपनी चर्चा बढ़ाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और बिलीव मी कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं बट वो जनरली इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने डिविडेंड के बारे में पहले कभी भी पढ़ा हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने बोनस के चैप्टर में डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड होता है, हम जो डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, वो एक तरीके से प्रॉफिट्स में से देते हैं। बेसिकली डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली कुछ नहीं है, हमने कंपनी ने पब्लिक का पैसा यूज करके, शेयर होल्डर का पैसा यूज करके बिजनेस में लगाया और उसमें प्रॉफिट अर्न किया। अब जब शेयर होल्डर का पैसा यूज करके आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करो वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट्स जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रीली। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सर इसका मतलब क्या नॉन डिविजिबल प्रॉफिट भी होता है कुछ? हाँ, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, जिसको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे सीआरआर, जब हम बोनस इशू करते हैं, बायबैक करते हैं या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है? सीआरआर। हमें क्या बोला जाता है कि आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, आप रिडम्पशन कर रहे हो, मतलब हम अपने फ्री प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट ब्लॉक हो जाता है सीआरआर के रूप में या फिर डीआरआर के रूप में, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, ठीक है ना। आपको याद होगा सीआरआर का डिस्कशन जब किया था तो हमने यही बोला था कि आउटसाइड लायबिलिटीज को सिक्योर करना है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड, हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम सीआरआर बना लेते हैं। तो इसीलिए हम प्रॉफिट को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं द प्रॉफिट विच इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट के रिगार्डिंग, और पॉइंट्स लिखवा के मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए साथ साथ में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डालो डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which is freely available for distribution to all shareholders, SH मतलब shareholders, by way of dividend is called divisible profits। ठीक है ना, is called divisible profits। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जिसको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड के फॉर्म में, नाम हमने उसको दे दिया डिविडेंड। तो अब हम डिविजिबल प्रॉफिट बोले या फिर डिविडेंड बोले, इट इज वन इन द सेम थिंग। डिविडेंड इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। आपने देखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स के आगे डिविडेंड का रेट लिखा होता है, 12%, 13%, 9%, 10%, 14%, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो परसेंटेज में देते हैं डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स के इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे कभी परसेंटेज नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनका डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता। पर जब भी उनका हम डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अनाउंस करते हैं, 5%, 6%, 10%, 11%, 12% वगैरह वगैरह। डिविडेंड इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। ओएस मतलब यहां पर ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। सो डिविडेंड कभी भी जब देते हैं तो एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल देते हैं, जितना भी आपका कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज, आपने कैपिटल कितना पैसा लगाया उसका कुछ परसेंटेज, ठीक है ना। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का क्लासिफिकेशन, डिविडेंड हम किसको किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। डिविडेंड हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड और एक होता है इक्विटी डिविडेंड। एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, एक होता है इक्विटी डिविडेंड। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स परसेंटेज पे रहता है, फिक्स रेट, ठीक है ना। अच्छा, हमें प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है और इक्विटी डिविडेंड के लिए हमें मैंडेटरी नहीं है कि देना ही पड़ता है, बट अगर हमने उनके लिए प्रपोज किया है या डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद हमें देना पड़ेगा। अब मुद्दा ये उठता है कि पहले हमें किसको देना है, हमें प्रेफरेंस वालों को देना है कि हमें इक्विटी वालों को देना है। हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे पहले मिलता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड shall be paid in priority over equity shareholders। प्रेफरेंस डिविडेंड भी दो टाइप का हो सकता है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दो टाइप का हो सकता है। क्या क्या? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड दो टाइप का हो सकता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव।
अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इसका मतलब कंपलसरी है, हमें उसको पे करना ही पड़ेगा। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो नॉन क्यूमुलेटिव अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हम उनको डिविडेंड तभी देंगे जब कंपनी ने सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न किए हैं और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकते हैं। प्रैक्टिकली कंपनी में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। सीधी बात है ना यार, आप क्यों खरीदना चाहोगे किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स जो नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का है? सिंपल सी बात है, तो आप हमेशा क्यूमुलेटिव ही खरीदना चाहोगे। अब आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी पर नो फिक्स्ड रेट, इक्विटी डिविडेंड का रेट कभी भी फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, तो सर इक्विटी डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता तो ये होता कैसे है? सी, इक्विटी डिविडेंड का क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी की एजीएम होने वाली होती है, जब भी कंपनी की एजीएम होने वाली होती है तो एजीएम से पहले बोर्ड मीटिंग की जाती है और बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था कि डायरेक्टर्स ही कहीं ना कहीं शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनमें से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो टेक्निकली डायरेक्टर्स खुद ही रिकमेंड कर देते हैं कि हम डिविडेंड इक्विटी का देना चाहते हैं। अगर बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने रिकमेंड कर लिया है तो एजीएम में शेयर होल्डर्स उस रिकमेंडेड डिविडेंड को अप्रूव कर देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब उनके ऊपर है कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं, वो अप्रूव करें या फिर अप्रूव ना करें। पर अगर बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया है, रिकमेंड नहीं किया मतलब प्रपोज नहीं किया है, तो एजीएम में शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता या अथॉरिटी नहीं होती कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करें। इसका मतलब इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर तभी होता है एजीएम में अगर वो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स के द्वारा प्रपोज किया गया है, रिकमेंड किया गया है, ठीक है ना। इक्विटी डिविडेंड is declared only when it is recommended by board of directors in meeting, ठीक है ना। जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया जाए मीटिंग में। यहां तक बात समझ में आई? ऐसा मत सोचना कि ये जो टॉपिक है ये थ्योरी टॉपिक है। थ्योरी टॉपिक तो ऐसे तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मैंने आपको कल बताया था, तो उसके बाद मैंने आपको इसके क्वेश्चन भी करवाए। वैसे ही डिविडेंड भी एक थ्योरी टॉपिक नहीं है, आपको पहले इसको समझना पड़ेगा और उसके बाद इसके हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। और अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको क्या है कि सीए फाइनल में भी आपको ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट, ये दोनों रिपीट होंगे, अकाउंट्स में नहीं,
सीए फाइनल में, ऑडिट में और लॉ में। ऑडिट और लॉ में ये दोनों चैप्टर रिपीट होंगे आपके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब ये तो समझ में आ गया कि डिविडेंड देना होता है, और डिविडेंड कुछ नहीं है, डिविडेंड इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर डिविडेंड प्रॉफिट में से देना चाहिए, कौन से प्रॉफिट में से देना चाहिए? मैंने आपको पहले बोला फ्री प्रॉफिट में से। याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं जो भूलना मत। नोशनल गेन, नोशनल गेन मतलब एक ऐसा गेन, एक ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअली हमें रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसी को दूसरा हम बोल सकते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट्स। जैसे आपने अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, आपने अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, तो जब अपनी एसेट की आपने वैल्यू बढ़ाई है, जब आप अपने एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपको फायदा हुआ, पर क्या वो फायदा आपको सही में कैश में रियलाइज हुआ क्या? नहीं, रियलाइज तो तब होगा जब आप उसको बेचोगे एसेट को। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट, नोशनल गेन, ये दीज आर द वन इन द सेम थिंग, बट ये सच्ची मुच्ची प्रॉफिट नहीं होते। तो कंपनी कभी भी डिविडेंड ऐसे प्रॉफिट में से नहीं देगी जो नोशनल गेन है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स हैं, कभी भी डिविडेंड कंपनी उनमें से नहीं देगी। जो एक्चुअली कमाया हुआ प्रॉफिट है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है, कंपनी उसी में से देगी, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी डिविडेंड तभी देगी जब वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, उसके बाद जो उसके पास नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से ही वो डिविडेंड दे सकती है। मतलब कंपनी ये नहीं करेगी कि कंपनी ने एक्सपेंसेस को लेस किया नहीं, बस कुछ सिलेक्टेड एक्सपेंसेस को लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन को लेस किया नहीं, और कंपनी ने प्रॉफिट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। कंपनी डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से दे सकती है? वो प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। अगर कंपनी के कोई प्रीवियस लॉसेस थे जिसको कंपनी प्रीवियस पुराने सालों में राइट ऑफ नहीं कर पाई थी, तो वो लॉसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, टैक्सेस को पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को, और उसके बाद जाके जो प्रॉफिट बचेगा कंपनी उसमें से डिविडेंड पे करती है। सो डिविडेंड पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करना चाहता हूं, डिविडेंड फ्रॉम वेयर ऑफ व्हाट। ये दो बातें समझो, फ्रॉम वेयर ऑफ व्हाट। फ्रॉम वेयर डिविडेंड कहां से देते हैं? द आंसर शुड बी प्रॉफिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर पिछली क्लास में भी हमने नेट प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था, पर वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। क्यों? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालने के लिए जो नेट प्रॉफिट आपको चाहिए वो टैक्स से पहले चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को भी आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, फिर जाके आपका टैक्स निकलेगा। पर डिविडेंड देने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर जाके आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? सिंपली जो आपका नेट प्रॉफिट है, इट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन, इट शुड बी आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस। अगर आपके पास कोई लॉसेस रखे हैं प्रीवियस ईयर के या करंट ईयर के, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर लॉसेस, आफ्टर टैक्स। तो हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर लॉसेस रिटर्न ऑफ, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स एक्सपेंस, ठीक है ना।
तो ये सब माइनस करने के बाद ही जो आपका नेट प्रॉफिट बचता है, जो नेट प्रॉफिट आपका बचता है, उसी को आप उसी में से प्रॉफिट डिविडेंड दे सकते हो। डिविडेंड फ्रॉम वेयर? प्रॉफिट्स, ठीक है ना। ऑफ व्हाट? किसका? देते प्रॉफिट में से हैं, पर डिविडेंड जो परसेंटेज होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? परसेंटेज 14%, 10%, 5%, 12%, किसका? किसका 12%, किसका 14%? कैपिटल का। तो परसेंटेज ऑफ कैपिटल, कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल, परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। आई बात समझ में? तो डिविडेंड फ्रॉम वेयर? ऑफ व्हाट? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्रॉफिट्स। विच प्रॉफिट्स? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर लॉसेस, आफ्टर डेप्रिसिएशंस, आफ्टर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी माइनस करने के बाद, ये भी लिख सकते हैं अपन। आफ्टर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और आफ्टर टैक्स एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ऑफ व्हाट? किसका? कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का, ठीक है, पेड अप कैपिटल का। अच्छा, एक और बात, इक्विटी डिविडेंड भी दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। सर ये क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट जो मिड ऑफ द ईयर में कंपनी ने अनाउंस किया है, कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट आ गए, अभी पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा प्रॉफिट अभी कंप्लीटली नहीं निकला है, बट जितना भी कंपनी ने इस साल बिजनेस किया है उसमें कंपनी को अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ गए और उन प्रॉफिट्स में से कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांट रही है। सी, जो मेन डिविडेंड होता है ना वो होता है फाइनल डिविडेंड, और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो पूरा एनुअल पीरियड का होता है। मतलब 12 महीने का। पर जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना वो लेस देन 12 मंथ पीरियड का होता है, लेस देन 12 मंथ पीरियड। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है? डिक्लेयर्ड इन एजीएम। फाइनल डिविडेंड हमेशा एजीएम में डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है और इंटरिम डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर नहीं होता है। इंटरिम डिविडेंड के लिए हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई या डायरेक्टर्स ने ही बोर्ड मीटिंग में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है ना। तो यू कैन से बिटवीन 2 AGMs। वाई वी आर कॉलिंग इट बिटवीन 2 AGMs? देखो 2 AGM, एक AGM इस साल हुई, एक AGM अगले साल होगी, दोनों AGM के बीच के किसी पीरियड में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस डिविडेंड को बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। वो 12 महीने से कम पीरियड का होता है। अब जब भी हम वर्ड बोलेंगे डिविडेंड तो उसमें इंटरिम डिविडेंड भी आएगा, फाइनल डिविडेंड भी आएगा। मैं आपको अलग अलग बाइफर्केट नहीं करवाऊंगा, इंटरिम का क्या होता है, फाइनल का क्या होता है। अल्टीमेटली दोनों होते एक ही चीज है, दोनों अल्टीमेटली होते हैं प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो देखो सबसे पहले होती है बात एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की और एक होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना तो जरूरी है, क्यूमुलेटिव होते हैं अगर वो, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी तो नहीं है। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और एजीएम में डिक्लेयर हो जाता है तो फिर जरूरी हो जाता है कि पे करना है। अब सीधी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कब करेंगे? जब कंपनी में प्रॉफिट्स हैं, कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। दैट मींस मैंने क्या बोला? फ्रॉम वेयर? प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड कब दिया जाता है? जब कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। कौन से प्रॉफिट्स? सफिशिएंट प्रॉफिट्स का मतलब ये कि आप सारे रिक्वायर्ड खर्चों को माइनस करने के बाद अगर आपके पास प्रॉफिट बचा है, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, आपने जो भी लोन्स लिए हैं उनको इंटरेस्ट पे करने के बाद, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करने के बाद, एम्प्लॉइज की सैलरी पे करने के बाद, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद और भी बहुत सारे खर्चे जो भी होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अगर आपके पास क्या बचता है?
अगर आपके पास प्रॉफिट बचता है तो आप उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हो। आई मेरी बात समझ में? गाइस क्लियर? चलो, तो मैं चाहूंगा, आपने मेरी बहुत ज्यादा सुन ली और मुझे भी बोलते बोलते अब प्यास लगने लगी है। सो फॉर दिस आप पहले एक बार 2 मिनट इस पूरे पॉइंट को एक बार रिवाइज करो, एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। राइट? हाँ जी, चलिए। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि फ्रॉम वेयर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, you have to distribute the dividend only when you have sufficient profits. Now, डिविडेंड देना है, प्रॉफिट्स होने चाहिए। तो इसके लिए मेरी बात को समझिएगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसकी कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। पहला, क्या डिविडेंड हर साल दे सकते हैं? यस, ठीक है। दूसरी बात, डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से दिया जाता है? फ्री प्रॉफिट्स में से, फ्री रिजर्व्स में से, ठीक है। तीसरा, डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना चाहिए। डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना चाहिए। 3 बातें, ठीक है ना। चौथा, अगर करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है बट आपके पास पुराने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, पुराने सालों के प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोल सकते हैं, जिसको हम फ्री रिजर्व्स बोल सकते हैं। अगर आपके पास पुराने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फ्री प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व के फॉर्म में, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के फॉर्म में, क्योंकि बाकी तो कुछ फ्री रिजर्व होता नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कंपनी कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रॉफिट नहीं दे सकती, डिविडेंड नहीं दे सकती। जैसे हमने पढ़ा था कि बोनस इशू हम कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, पर डिविडेंड नहीं दे सकते सिक्योरिटी प्रीमियम से, याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, डिविडेंड हमेशा देना है तो प्रॉफिट में से देना है। कौन सा प्रॉफिट? करंट ईयर प्रॉफिट। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, पास्ट प्रॉफिट में से दे सकते हो, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। करंट ईयर के प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट अच्छा खासा है, जितना चाहिए उतना डिविडेंड दो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। डायरेक्टर ने अगर 50% डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया और उतना प्रॉफिट तुम्हारे पास करंट ईयर में है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। पर अगर करंट ईयर का प्रॉफिट तुम्हारे पास सफिशिएंट नहीं है, देन टू यू वांट टू पे द डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स, यू फर्स्ट हैव टू चेक
क्या हमारे पास पुराने प्रॉफिट्स हैं? किस फॉर्म में? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, मतलब फ्री रिजर्व्स। नो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड, नो कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड। सर अच्छा, कैपिटल रिजर्व ही नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। पिछला चैप्टर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये आपको याद होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में चार्ज करते थे, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिजर्व में चार्ज करते हैं क्योंकि हम उतना प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांटना चाहते, इसीलिए हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। आई मेरी बात समझ में? क्लियर? फिर से अगेन, so if you want to pay the dividend and you don't have sufficient current year profits, you can pay the dividend if you have sufficient previous year profits, previous year free reserves in the form of general reserve, accumulated profits, profit and loss account, credit balance, subject to some conditions. अब कंडीशन कहां है कहां नहीं है? करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर तुम डिविडेंड दे रहे हो तो कोई कंडीशन नहीं है, दे दो। पर अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से तुम डिविडेंड दे रहे हो तो कंडीशंस हैं, आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो चलो पहले अपन बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें लिखेंगे ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग notional gains, revaluation surplus, ठीक है ना, एक्सेट्रा। नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें से पेमेंट नहीं कर सकते हो डिविडेंड का। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या? सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आउट ऑफ करंट ईयर profits without any condition, without any condition, without any condition, ठीक है? विदाउट एनी कंडीशन। अगर आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना चाहते हो कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, ये तो है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए। प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस एंड आफ्टर टैक्सेस, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। सेकेंड प्रायोरिटी, इफ यू डोंट हैव करंट ईयर प्रॉफिट्स और इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट्स, तो ये चेक करो कि तुम्हारे पास क्या प्रीवियस ईयर के सफिशिएंट प्रॉफिट्स रखे हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं वो भी तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए होंगे, तो कुछ रखे हैं क्या अभी भी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं? सेकेंड प्रायोरिटी, आउट ऑफ undistributed profits of previous years
of previous years if current year profit is not adequate. adequate मतलब sufficient नहीं है, adequate मतलब sufficiency, out of undistributed profit. अगर आप undistributed profit में से देते हो, undistributed profit also called accumulated profits और फ्री रिजर्व्स, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप सेकेंड मतलब अगर आप सेकेंड प्रायोरिटी अप्लाई करते हो, अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से देते हो तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन में मैं आऊंगा अभी। थर्ड है और बोथ। आप दोनों में से भी दे सकते हो। यूं समझो कि आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, पर करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स जितने भी थे आपने वो यूटिलाइज कर लिए, बाकी आपने यूज किए पुराने साल के प्रॉफिट्स में से। पहले तो आपको करंट ईयर के प्रॉफिट यूज करने पड़ेंगे। सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, यू कैन पे द डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स एज वेल एज आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स बोथ। ठीक है, क्लियर। क्लियर बेटा। एक लास्ट जो ज्यादा काम का नहीं है, बस सिर्फ याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया इतना। अब देखो क्या होता है, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, ना करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं ना प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, फिर भी कंपनी को डिविडेंड देना है। सर क्यों देना है? मान लो कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का वादा किया था कि इन एनी सिचुएशन वी विल पे द डिविडेंड, और सपोज उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी। सर क्या क्या क्या? देखो सबसे पहले तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी होती हैं? पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जैसे एसबीआई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। सो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ठीक है ना, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं जिसमें सरकार का भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें सरकार का भी देखरेख होता है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी ने मान लो अपने शेयर होल्डर्स को बोला था कि हम अपने किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स को बोला था कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट्स हो चाहे नहीं हो, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी थी कि हाँ ये कंपनी डिविडेंड देगी, अगर डिविडेंड नहीं दिया तो हम इसको पेमेंट करेंगे और आपको वो डिविडेंड देगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, आप पब्लिक सेक्टर कंपनी है और आपके बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, तो ऐसे केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी डिविडेंड बांटने के लिए। सो आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो out of the money provided by central or state government if guaranteed। अब ये कोई आम तौर पर नहीं होता, ये कोई चीज आम तौर पर नहीं होती कि मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया और डिविडेंड बांटेंगे। ऐसा पागल हो गई कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी? वो तो तब देगी जब आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी चला रहे हो और वो भी गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी। मुश्किल ही होता है, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी एक प्रोविजन डाल दिया गया है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि डिविडेंड का पेमेंट कहाँ कहाँ से करना है। सबसे पहले डिविडेंड का पेमेंट करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से करना है, अगर सफिशिएंट है तो। सफिशिएंट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से कर सकते हो विद सम कंडीशंस।
या दोनों में से कर सकते हो, या तीसरा आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर। अब देखो कंडीशंस क्या है, अब कंडीशंस क्या है वो समझो, कंडीशंस क्या है वो समझो। कंडीशंस, अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, एक काम करो, या तो आप पहले इसको नोट कर लो, अच्छे से देख लो, फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लिखिए, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, following conditions must be fulfilled to pay dividend out of previous year's profit। अब मैं ना प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोलूं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलूं, एक ही बात है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ये कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी? 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में दे रहे हो, तो आपको 3 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, पहला, डिविडेंड रेट shall not exceed, dividend rate shall not exceed average of dividend rates, average of dividend rates of previous 3 years। previous 3 years सर क्या है ये? मान लो पिछले 3 सालों में, मान लीजिए पिछले 3 सालों में आपने जो डिविडेंड दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, लास्ट 3 इयर्स में आपने डिविडेंड दिया है से 15%, 16%, 12%, ऐसा कुछ डिविडेंड दिया है।
तो आपको करना पड़ेगा इसका एवरेज 15 प्लस 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये हुआ 14.33। आप 14.33% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते हो। अगर आपने पिछले 3 सालों में डिविडेंड दिया है, उसका जो भी एवरेज निकलेगा उससे ऊपर आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। मतलब मैक्सिमम डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड। ठीक है ना, 3 प्रीवियस ईयर डिविडेंड। डिविडेंड रेट शेल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ डिविडेंड रेट्स ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। ठीक है, ये आपका कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अच्छा, आप जो ये डिविडेंड दे रहे हो, कहां से दे रहे हो? ये हम कहां पढ़ रहे हैं? सेकंड प्रायोरिटी। मतलब कहां से दे रहे हो? पुराने प्रॉफिट्स में से। तो जो पुराने प्रॉफिट्स में से आप निकाल रहे हो प्रॉफिट, आप प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, पुराने प्रॉफिट्स में से आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से विड्रॉवल कर रहे हो, पुराने प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल रहे हो। तो जो आप विड्रॉ करोगे, जो आप पैसा विड्रॉ करोगे, वो आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? मैक्सिमम कितना विड्रॉ हो सकता है? तो इसमें लिख रहे हैं अपन मैक्सिमम विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स out of accumulated profits for dividend shall be up to 1/10 या 10% of paid up share capital plus free reserves। डिविडेंड अगर करंट ईयर प्रॉफिट में से देना चाहते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 10% दो, 20% दो, 30% दो, 40 दो, 50 दो, 60 दो, कितना भी दे दो, मर जाओ, कुछ भी करो, दे दो। बट अगर पुराने प्रॉफिट्स में से देना है तो कंडीशन नंबर 1, पुराने 3 साल के एवरेज, जो पुराने 3 साल के जो आपने डिविडेंड पे किए उसका जो एवरेज आएगा उसके ऊपर नहीं दे सकते हो। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे डिविडेंड के लिए, जो भी अपना प्रॉफिट विड्रॉ करोगे, वो विड्रॉवल 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स कब के देखे जाएंगे? ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, लास्ट ईयर की जो ऑडिट की गई बैलेंस शीट है उसमें जो आपका दिख रहा है पेड अप कैपिटल, उसमें जो आपका फ्री रिजर्व दिख रहा है उसका 10%। करंट ईयर का फ्री रिजर्व नहीं, लास्ट ईयर का, मतलब करंट ईयर में जो ओपनिंग आ रहा होगा उसका, करंट ईयर का ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, उसका। मान लीजिए लास्ट ईयर में आपका पेड अप कैपिटल था 8 करोड़ और फ्री रिजर्व्स थे 9 करोड़, तो 8 और 9 कितना हुआ? 17 करोड़। 17 करोड़ का 10% 1.7 करोड़ का आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो डिविडेंड के लिए। आई मेरी बात समझ में? फ्री रिजर्व्स लिखा है, मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी पुराने वाले, करंट ईयर के नहीं।
लास्ट बैलेंस शीट की बात चल रही है। और करंट ईयर के क्यों हो, क्योंकि वैसे भी तो आप सेकंड प्रायोरिटी में ये डिस्कस कर रहे हो ना, करंट ईयर की तो बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। हाँ, अब थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन मैं फिर से याद दिला दूं, तीनों कंडीशन हम किसकी पढ़ रहे हैं, तीनों कंडीशन हम पढ़ रहे हैं किसकी, इस सेकंड प्रायोरिटी की, मतलब आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, पुराने प्रॉफिट्स। तुम पुराने प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल रहे हो, पुराने प्रॉफिट्स में मैंने पैसा डाला, निकाला, आया समझ में कि नहीं, पुराने प्रॉफिट्स में से पैसा डाल के निकाल दिया, तो कितना निकाल सकते हो, 10%, ठीक है ना, क्लियर। अब एक और कंडीशन डाल दी, निकालने के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए, 15%। मैंने क्या बोला समझने नहीं तुम, क्या तुम प्रॉफिट पुराने साल का यूज कर सकते हो, द आंसर इज यस। कितना, तुम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व निकाल सकते हो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तुम 10% निकाल सकते हो, किस में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से निकाल लिया। अब कितना बचा, उसमें जो बचना चाहिए ना, उसको भी बताया गया है कि मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचना चाहिए। 15% कैसे बोलेंगे इसको, लिखो, बैलेंस रिमेनिंग इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर बोलो फ्री रिजर्व्स should be at least कितना, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर देखो पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व नहीं है, समझ में आया कि नहीं, यहां सिर्फ 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व नहीं है, और वहां क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है अगर आप पास्ट ईयर में से डिविडेंड देना चाहते हो तो। यहां नीचे लिख दीजिए, जनरल रिजर्व को कभी कभार अपन रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। वी कैन नॉट यूज CRR, DRR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। लिख लीजिए प्लीज। लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं। पहले लिख लीजिए इसको।
ठीक है। चलिए, हमारी कहानी क्या थी, हमने क्या पढ़ाना शुरू किया था? डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब ऐसे प्रॉफिट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रीली अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब डिविडेंड दे सकते हो। दो टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स और अनडिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। अनडिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यू हैव टू ब्लॉक इट इन फॉर्म ऑफ CRR, DRR वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, कैपिटल के परसेंटेज पर दिया जाता है, ठीक है। डिविडेंड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप का होता है, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा प्रायोरिटी में पे करते हैं इक्विटी से, ठीक है ना, वो उसका रेट फिक्स होता है। इक्विटी डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, इंटरिम, फाइनल। फाइनल डिविडेंड हमेशा AGM में डिक्लेयर होता है, इंटरिम दो AGM के बीच में किसी भी डेट पे डिक्लेयर होता है, दोनों का नेचर वही होता है। इक्विटी डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल उसको रिकमेंड करते हैं, डिपेंड करता है कि हर साल प्रॉफिट कितना है उसके हिसाब से रिकमेंड करते हैं। कभी कभार हो सकता है रिकमेंड ना भी करे तो इसका मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिविडेंड देना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट। प्रॉफिट्स कौन से होने चाहिए? आपके प्रॉफिट्स एक्चुअल प्रॉफिट्स होने चाहिए, नोशनल प्रॉफिट्स नहीं होने चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होना चाहिए। अब डिविडेंड देने का प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दो, खूब दो, जितना मन चाहे दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस प्रॉफिट्स होने चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी, अगर करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, पास्ट प्रॉफिट्स में देना चाहते हो दे सकते हो, पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना। पहली बात तो पास्ट प्रॉफिट्स को क्या बोलोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फ्री रिजर्व्स, ऐसा। अच्छा, क्या कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं। पहला, जो डिविडेंड का रेट होगा, जो भी तुम डिविडेंड का रेट तय करोगे, द रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years डिविडेंड रेट्स। एवरेज ऑफ लास्ट 3 years डिविडेंड रेट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिंस यू आर यूजिंग द पास्ट प्रॉफिट्स, दैट मीन्स accumulated profits, so you have to withdraw the amount from past profits. So how much money you can utilize out of past profits? To the extent of 10%. 10% किसका? 10% of last audited paid up share capital plus free reserves. लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दिख रहा है वो। अच्छा, याद रखिएगा यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन नंबर 3, you are using the past profits, okay, no problem, you can use it, you have to withdraw only 10%, up to 10% of paid up share capital plus free reserves as per the last audited balance sheet, okay. After withdrawing whatever the balance remaining, the balance must be at least 15% of the paid up share capital, at least 15% of the paid up share capital, ठीक है। Now what do you mean by free reserve? Free reserve means general reserve, मे भी उसका नाम revenue reserve हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, revenue reserve, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यू कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, ओके, यू कैन नॉट यूज CRR, DRR, okay, revaluation reserve, you cannot use these profits, these are not divisible profits, okay. Now you can use both current year as well as previous year profits. First of all you have to use current year profit. If you don't have previous year profits also, if you want to pay the dividend because of some commitments and the government has make some guarantees, then also you can pay the amount of dividend out of the money provided by the government, central or state government, okay. So this was the important discussion on dividend. Guys, understood or not? अब जो important discussion हमने dividend पे किया उसको लेकर एक example मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए। Balances as on 31st March 21, audited balance sheet, equity share capital
5 करोड़, 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 3 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 4 करोड़, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस 9 करोड़, रीवैल्यूएशन रिजर्व 3 करोड़, ठीक है। In the current year, that is financial year 21-22, net profit after taxes, after depreciation is is 65 lakhs. You have profit of 65 lakhs. ठीक है। Calculate the amount of preference and equity dividend to be distributed if company does not have sufficient profits and last 3 years average dividend rates for equity shareholders is 15%. Company wants to propose 13% equity dividend. ये नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो प्रेफरेंशियल कैपिटल पर हम 12% डिविडेंड देना चाहते हैं, वो तो देना ही पड़ेगा। करंटली हम देना चाहते हैं 13% डिविडेंड इक्विटी वालों को। जो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज इक्विटी डिविडेंड है वो 15% है। कंडीशन ये होती है कि अगर आप पुराने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना चाहते हो तो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। देखो हमारा एवरेज से ज़्यादा नहीं है,
दूसरा, करंट ईयर में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 65 लाख रुपीस के हैं, ठीक है ना, जिसमें से आप पहले तो प्रेफरेंस वालों को दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आप इक्विटी वालों को दोगे, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस ये सब दिया हुआ है, बाकी सब चीज़ें अपने हाथ में, ठीक है ना। ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपका ये है। करंट ईयर अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात चल रही है। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 2021 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से करना क्या है। आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 65 लाख। आप सबसे पहले डिविडेंड किसको बांटोगे? प्रेफरेंस वालों को, ठीक है ना। तो इसमें से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड? 3 करोड़ का 12%, 12%, तो ये हो गया 36 लाख। ये तो सफिशिएंट हो गया। अब आपके पास बचा 29 लाख। कितना बचा? 29 लाख प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, आपने कितना प्रपोज किया है? आप कितना पे करना चाहते हो? 13%। 13% हमेशा किसका होगा? 13% डिविडेंड किसका होता है? शेयर कैपिटल का। किस में से होता है? प्रॉफिट में से। शेयर कैपिटल का प्रॉफिट में से, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल कितना है? 5 करोड़। तो अगर मैं पूछूं proposed dividend for equity shareholders at the rate of 13%, sorry, 5 करोड़ का 13% इज ऑन 5 करोड़, तो ये हो जाएगा 65 लाख। ऑब्वियसली वी डोंट हैव सफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट्स, therefore company doesn't have sufficient current year profits। क्या कंपनी पुराने प्रॉफिट्स का यूज कर सकती है? यस, डेफिनेटली कर सकती है। तो हम बोलेंगे क्या? Since company does not have sufficient, आप नीचे लाइन से लिखेंगे, जरूरी नहीं कि मैंने लाइन खींच के साइड में लिख दिया तो आप भी साइड में लिखो, आप आराम से सीधा भी लिख सकते हो लाइन बाय लाइन। Since company does not have sufficient current year profits, company can utilize and withdraw previous years profits subject to following conditions। अब कंडीशन नंबर 1 क्या है? याद है, जो रेट होना चाहिए वो रेट लास्ट 3 इयर्स के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिविडेंड रेट शुड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स डिविडेंड रेट।
here 13%, which is lower than average 15%. तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड. कंडीशन 2. कंडीशन 2 क्या थी? मैक्सिमम विड्रॉवल. मैक्सिमम विड्रॉल का मतलब होता है तुम मैक्सिमम पुराने प्रॉफिट्स कितने यूज कर सकते हो. मैक्सिमम विड्रॉवल 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो तुम्हारा इक्विटी कैपिटल कितना है? 5 करोड़. प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है? 3 करोड़. ठीक है ना. और क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जनरल रिजर्व है 4 करोड़. P&L है 9 करोड़. P&L है 9 करोड़. ठीक है. कितना हुआ? 5 करोड़, 3 करोड़, और 13 करोड़. क्या हो गया यार? 5, 3, 4, 9. मेरा कैलकुलेटर क्यों नहीं चल रहा है? 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 9, 21. 21 करोड़. इसका 10%, दैट मीन्स 2 करोड़ 10 लैक्स. 2 करोड़ 10 लाख. तुम 2 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो. देखें, आपके पास प्रॉफिट्स करंट ईयर के रखे हैं 29 लैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जबकि आप देना कितना चाहते हो? 65 लाख. तो आपको मैक्सिमम कितने और प्रॉफिट की जरूरत है? 65 में से 29 गए, आपको जरूरत है सिर्फ 36 लाख रुपए की, जबकि आपके पास लिमिट कितनी है? 2 करोड़ 10 लैक्स. 2 करोड़ 10 लाख के प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो. मेरे हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाइड. तो हम यहां लिखेंगे वी जस्ट नीड 36 lakhs. 65 minus 29 to withdraw. Hence, condition satisfied. अच्छा, कंडीशन थर्ड. कंडीशन थर्ड क्या है? रिमेनिंग बैलेंस इन accumulated profits should be 15% of paid up capital. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो रिमेनिंग बैलेंस बचना चाहिए वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचना चाहिए. तो आपका पेड अप कैपिटल कितना है? 8 करोड़. पेड अप कैपिटल कितना है? 8 करोड़ का. सर कैसे बोल सकते हो? 5 + 3 8 करोड़ हुए ना. ठीक है. तो पेड अप कैपिटल कितना? 8 करोड़. इसका 15% 1 करोड़ 20 lakhs.
1,20,00,000, 1,20,00,000 के मिनिमम फ्री रिजर्व्स टू बी रिटेन्ड। सर ये कंडीशन समझ में नहीं आई, क्यों डाली है? हम तो फ्री रिजर्व है ना बेटा, फ्री रिजर्व इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ तो भी कैसे भी करते जाओगे। फ्री रिजर्व है, पुराने साल को है, पुराने साल में से आप पुराने साल का डिविडेंड तो वैसे ही बांट चुके हो, इस साल का डिविडेंड भी पुराने में से दे रहे हो। कुछ तो शर्म करो, अपने बिजनेस में तो पैसा लगाओ, ठीक है ना, विजय माल्या तो मत बनो, ठीक है। ये तो मिनिमम फ्री रिजर्व्स टू बी रिटेन्ड इतना 1,20,00,000 होना चाहिए। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं कितने। हमारे पास फ्री रिजर्व्स कितने हैं? हमारे पास फ्री रिजर्व जो है वो 4 + 9, हमारे पास 13 करोड़ के फ्री रिजर्व्स हैं। कितने के फ्री रिजर्व्स हैं? 13 करोड़ के। तो हम बोलेंगे करंट accumulated profits of previous year 4 crore plus 9 crore, that is 13 करोड़, ठीक है ना। इसमें विड्रॉवल रिक्वायर्ड 36 lakhs ओनली। सर 36 lakhs कैसे? 36 लाख ऐसे कि आपके पास 65 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से 36 लाख का प्रॉफिट दे दिया प्रेफरेंस वालों को, 29 लाख का प्रॉफिट बचा, तो आप 29 लाख का प्रॉफिट तो यूज करोगे। आपने अपने इक्विटी शेयरहोल्डर्स को 13% डिविडेंड देने का वादा किया है, मतलब आप सोच रहे हो, वादा नहीं किया, सोच रहे हो, तो इसका मतलब 65 लाख रुपीस टोटल देने का सोच रहे हो, उसमें से 29 लाख आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग आपको कितने विड्रॉ करने हैं? रिमेनिंग आपको 36 विड्रॉ करने हैं। 36 65 - 29 lakhs, तो रिमेनिंग would be 12 lakh 12 crore 64 lakhs। तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब आप पास्ट प्रॉफिट्स का उपयोग कर सकते हो। 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आप पास्ट प्रॉफिट्स का उपयोग कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है पुराने प्रॉफिट्स में से? द आंसर इज यस, बिकॉज सफिशिएंट प्रॉफिट करंट ईयर में नहीं है, पर पुराने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे खासे रखे हैं। कितने रखे हैं? 13 करोड़ के प्रॉफिट्स रखे हैं, और 13 करोड़ के जो प्रॉफिट्स रखे हैं आपके पास मिनिमम एंड में 1,20,00,000 lakhs के प्रॉफिट होने ही चाहिए। आप मैक्सिमम विड्रॉवल कितना कर सकते हो? 2 करोड़ का कर सकते हो, 2 करोड़ 10 लाख का विड्रॉवल मैक्सिमम कर सकते हो। तो 2 करोड़ 10 लाख का नहीं, हम तो सिर्फ 36 लाख का विड्रॉवल करना चाहते हैं। 1 करोड़ 20 लाख नहीं, हमारे पास तो 12 करोड़ 64 लाख रुपीस बचेंगे। तो ये कंडीशंस बताती हैं कि हमने कंडीशंस को फुलफिल किया हुआ है। दैट मीन्स कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट सफिशिएंट 13% डिविडेंड, डोंट वरी। एवरेज 15% था, हम 13% देना चाहते हैं, मतलब ये भी चलेगा, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। इसको पहले नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया, कंडीशन नंबर 2 नोट कर लीजिए।
सो गाइस दिस वाज डिविजिबल प्रॉफिट, जो ये हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा था इस चैप्टर का, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट्स के लिए, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे किसी कारण से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ 1-2 दिन 3 दिन में, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल करने का बेटर टाइम होगा शाम को 7 या 8 बजे के बाद। ऑल्दो मैं घर पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी आजकल, तो घर पे रिकॉर्डिंग करने का मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। मेरे को जब मन चाहता है, अपने हिसाब से रहता है, तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। जो प्रीवियस आपने क्लास देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो पहला वाला लेक्चर था, वो रात को 1 बजे मैंने रिकॉर्डिंग किया था। सो डिपेंड करता है वो रिकॉर्डिंग किस वक्त हो रही है, कैसे हो रही है, बट फिर भी आपका अगर कॉल आएगा और मुझसे मिस हो गया तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक करूँगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। और एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, आई थिंक एग्जाम्पल ही होना चाहिए। यस, ये क्लास एग्जाम्पल 7, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, क्लास एग्जाम्पल 7 ये होमवर्क। आपके 2 होमवर्क पेंडिंग हो गए, एक तो ये वाला और एक जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुल मिला के ये 2 होमवर्क मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली क्लास में शुरू होते वक्त, ठीक है। अगली क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में एज यूजुअल हम पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे हम शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में हम आगे बढ़ेंगे, तो अगली क्लास प्लीज जरूर देखिएगा। शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन करने के लिए शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट होता है और आपको नॉलेज होना चाहिए। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।